नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गव्वाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम डॉक्टर अक्षय यादव दी ऑकल्ट साइंटिस्ट है। आज मैं बात करूँगा कि क्या भाग्य को बदलना नामुमकिन है या हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मेरे नज़रिए की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि हाँ, डेफिनेटली हम बदल सकते हैं। उसको भाग्य को रीडिफाइन किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है वो जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरी बातें जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ या क्या कारण है इसका। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बताता हूँ और उससे समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, यूनिवर्स में जो ये एनर्जीज़ हैं ये काम कैसे करती हैं। जब आप इनको समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम कई चीज़ें मतलब कि हमारे फ्री विल के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं, और हम उसको बदल सकते हैं। तो अब असल में होता क्या है कि एक राजा होते हैं, एक बहुत बड़े महाराजा होते हैं। तो उनके पास में सारी सुख सुविधाएं और सारे ऐशो आराम सब कुछ राजपाट, वो एक बहुत मतलब कि अमीर और पैसा सब कुछ रहता है उनके पास में। तो फिर उसके बाद में अचानक से एक दिन क्या होता है कि शनिदेव उनके सामने प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छे अच्छे जो कर्म किए थे उसका फल तुम भुगत चुके हो। अब तुमने जो खराब कर्म किए हैं उसके दंड को भुगतने का समय आ चुका है। तो अब जो तुमने खराब कर्म किए हैं तो उसके बदले में जो तुमको दंड भुगतना है, अब तुम अभी 3 या 4 घंटे के बाद तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है कि तुम एकदम निर्धन हो जाओगे। तुम्हारे पास कोई राजपाट नहीं रहेगा, सारी तुम्हारी जो सत्ता है सब खत्म हो जाएगी और तुम एकदम एक आम इंसान की तरह हो जाओगे और तुम्हें वैसे ही व्यतीत करना पड़ेगा। तो वो बहुत परेशान हो जाता है राजन। उसके बाद में आई गई बात हो जाती है और वो चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं जो शनिदेव हैं। उसके बाद में 3 4 घंटे बीतते हैं और वाकई में ऐसा कुछ होता है जिससे कि जो राजन है वो एकदम निर्धन हो जाता है और एकदम आम इंसान हो जाता है, उसकी कोई पूछ परख नहीं होती। और फिर वो क्या करता है कि वो एक किनारे अपना एक कुटिया लेता है, क्योंकि उसका जो राजपाट है सब कुछ छिन चुका होता है, वो एकदम आम इंसान हो गया है। तो वो एक कुटिया में चला जाता है, वहाँ पे एक झोपड़ी टाइप की रहती है तो वहाँ पे रहना शुरू कर देता है, वहाँ रहता है। तो 8 10 दिन बीतते हैं। उसके बाद में उसका जो पुराना राज ज्योतिषी होता है, जो उसको हर समय पर गाइड करता था कि राजन, तुमको इस समय यहाँ लड़ाई करने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन सा मुहूर्त अच्छा है नहीं है, सारी चीज़ें वो गाइड करता था। तो वो आकर के जो राजा है उससे पूछता है कि आखिर मामला क्या है। तो वो पूरी कहानी बताता है उसको, और जब वो पूरी कहानी बताता है तो वो जो राज ज्योतिषी है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी दे करके वो ना गए हों, क्योंकि जब कुछ भी समय बदलता है तो अच्छा और बुरा दोनों ही आता है। तो वो राजा बोलता है कि नहीं, मेरे को तो कोई एक सिक्का भी नहीं दे के गए, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं एकदम कंगाल हो गया हूँ, कंगाल हूँ और यहाँ पर एक झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो जो राज ज्योतिषी होता है उसका दिमाग जाता है और उसकी जो नज़र जाती है वो एक वहाँ पर एक गधा खड़ा रहता है, गधा। तो वो पूछता है कि ये गधा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो राजा बोलता है कि शनिदेव कह करके गए हैं कि तुम इसी लायक हो, अब जो समय है तुम इसी लायक हो, तुम एक गधे के ही लायक हो। तो मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ, वो जो राजा है वो कहता है मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ गधे से, और बहुत आवाज़ें करता है, ढैंचू ढैंचू करके आवाज़ करता है, लेकिन मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। क्योंकि एक बार मैं अभी इसको जंगल में छोड़ करके आया था, तो आ करके मैं सोया, सुबह उठा तो देखा तो वो गधा फिर वो बाहर ही खड़ा हुआ है, वो पीछे पीछे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो
ज्योतिषी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वो कहता है राजा तुम इसको लो और चलो मेरे साथ में गधे को लेकर के। ये तीनों जाते हैं मतलब कि गधे को लेकर के, ये दोनों जाते हैं गधे को लेकर के और बाजार में जाते हैं और ज्योतिषी कहता है कि राजन तुम इस गधे को बेच दो। तो वो बेच देता है, उससे थोड़े बहुत उसको पैसे मिल जाते हैं, वो लोग घर आ जाते हैं। अब जब घर आ जाते हैं तो उसके बाद में सुबह होती है, रात रात बीत जाती है, सो करके फिर सुबह उठते हैं, देखते हैं कि वो गधा फिर खड़ा हुआ है वहां पर। वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है राजा का। वो ज्योतिषी बोलता है कि चलो फिर से उसको बेच करके आते हैं। वो फिर जाते हैं, फिर उसको बेच करके आते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, फिर वो घर आ जाते हैं, फिर सुबह होती है, फिर वो गधा वहां पे खड़ा हुआ मिलता है। तो इस प्रकार से वो बार बार उस गधे को ही बेच बेच कर वो धनाढ्य व्यक्ति बन जाते हैं धीमे धीमे करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिटिकल और जो खराब सिचुएशन आई थी उसको भी बड़ी होशियारी के साथ में दिमाग चला करके उस ज्योतिषी ने उसको अपने फेवर में कर लिया उस सिचुएशन को। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भाग्य कहीं ना कहीं बदला नहीं, लेकिन हम भाग्य के साथ चले। हमने भाग्य का साथ लेते हुए हम आगे बढ़े, हमने भाग्य को नकारा नहीं। इस तरीके से अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसी चीज को लेकर के बताता हूं कि मैंने अपने जीवन में किन क्लाइंट्स के साथ में क्या चीजें की हैं और वो एक्सपेरिमेंटल बेस पर एकदम खरी उतरी हैं। इसी प्रिंसिपल के साथ चलते हुए मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है और हम दोनों एक बार बैठे हुए थे, तो मैंने उसकी कुंडली देखी। मैं कुंडली देख रहा था उसकी, तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी और मैंने कुछ योग वगैरह देखे उसकी कुंडली के अंदर। और मैंने कहा यार तुम्हारी वाइफ अभी अभी क्या प्रेग्नेंट है? तो उसने कहा, मेरे दोस्त ने, कि नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मतलब कुंडली मैं देख रहा हूँ तो ज़रूर से अभी तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम इसका जरा पता करो कैसा क्या है। तो वो तुरंत मेरे सामने उसने फ़ोन लगाया। अब जब फ़ोन लगाया तो सामने से उसकी वाइफ को जब इसने पूछा कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, कुछ इस तरीके की बातें, तो उसकी वाइफ ने ये जवाब दिया कि अरे मम्मी ने तो मेरे को खुद ही मना किया था, क्या उन्होंने आपको बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो मेरा जो दोस्त था उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे सामने ये मेरा दोस्त है अक्षय, तो इसने मेरे को बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो कुंडली वगैरह देखना अच्छे से जानता है। तो फिर उसने कहा कि जो मम्मी हैं उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा रिवाज है हमारे मतलब फैमिली में कि जब कोई बहू जैसे प्रेग्नेंट होती है तो वो कुछ समय तक के लिए अपने पति से छिपा के रखती है, ये बात जल्दी नहीं बताती। तो इस चक्कर में तो चलो आई गई बात हो गई, वो फ़ोन उसने काट दिया। अब उसके बाद में क्या होता है कि मैंने जब देखा तो मैंने उसको ये कहा कि यार जो ये डिलीवरी होनी है ये होगी सिजेरियन डिलीवरी होगी, मैंने ये कहा। और सर्जिकल ऑपरेशन होने के बाद में ही बच्चा जो है वो इस संसार में आएगा, ये मतलब कि उसमें कुंडली में दिख रहा है। तो वो बहुत घबरा गया, सारी चीज़ें वो परेशान हो गया, उसने कभी ऐसा सुना नहीं देखा नहीं, मतलब वो घबरा गया, पहली बार था इस तरीके से। तो मैंने कहा तुम घबराओ नहीं, जब कुछ ऐसी बात होगी, जब लेबर पेन वगैरह जब शुरू होगा या कुछ ऐसा, तो मुझे याद करना, मुझे फ़ोन लगाना उसी समय। और मैंने उसको पहले से ही कुछ चीज़ें बता दी कि भाई तुम एक काम करो कि तुम एक ब्लेड रखना, जो ब्लेड होती है वो ब्लेड अपने पास रखना। और जैसा कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और एलोपैथिक का भी प्रैक्टिस करता हूँ, उसकी जानकारी रखता हूँ, तो मैंने उसको कुछ दवाइयाँ और सारी चीज़ें सेटअप जो है वो सजेस्ट किया और उसको कहा कि वो रखना अपने पास में। जब समय आएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है। तो जब वो आई गई बात हो गई, समय बीता, फिर वो महीने जो भी बीते, उसके बाद में अचानक उसका फ़ोन आता है रात के 2:30 बजे और उस समय मैं अपने क्लिनिक में बैठ के कुछ काम कर रहा था। तो उसका फ़ोन बजा और मैंने फ़ोन उठाया तो मैं समझ तो गया था खैर, क्योंकि उसी काल अवधि के आसपास ही ये घटना घटनी थी, मुझे पता था। तो जब उसने फ़ोन किया तो मैंने उसको कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें मैंने बताई जो कि हालांकि बहुत ही खतरनाक हैं,
बहुत ही डेंजरस है, इसको नहीं करना चाहिए। मैंने तो माता रानी का नाम लेकर के इसको एक्सपेरिमेंट को किया, लेकिन हर कोई ना करे तो मैं इसके लिए मतलब बोलूँगा कि ना किया जाए इसको। तो मैंने उसको ये कहा कि तुम एक काम करो कि पहले वहाँ पहुँचो, सब चीज़ें देखो दाखो और डॉक्टर वगैरह क्या कहते हैं पहले वो बताओ। तो फिर जब वहाँ पे गए तो वाकई में डॉक्टर ये बोल रहे थे कि जो बच्चा है वो अंदर उल्टा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया है, इसको सर्जिकली ऑपरेट करना पड़ेगा, सिजेरियन ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ये कह रहे थे। और तैयारी शुरू हो चुकी वहाँ पे, ऐसा मामला सब शुरू हो गया। अब उसके बाद में जब उसने मुझे फ़ोन करके ये बताया तो मैंने उसको तुरंत कहा, मैंने कहा कि देखो, फिर मैंने एक स्पेसिफिक जगह बताई जो कि वाइफ के पेट के वहाँ पर तुमको चीरा लगाना है ब्लेड से, वो खून निकलना चाहिए, खून निकलेगा, उसके बाद में जो दवाइयाँ और जो भी कुछ मैंने उसको बताया था वो तुमको करना है वहाँ पर। तो वो बहुत, उसके हाथ फूल रहे थे, वो बहुत घबरा रहा था। मैंने कहा देखो, तुम अगर विश्वास करते हो तो आगे बढ़ो और इसको करो, अगर तुम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो हमें ये करना पड़ेगा, तुम करके इसको करो, अंजाम दो इसको। तो बहुत हिम्मत करते हुए सब कुछ चीज़ें ये हमने उससे करवाई। और जब उसने ये कर दिया, जैसा भी मैंने प्रोसीजर बताता गया, मैं मतलब कि ऑन कॉल पे ही था, सारा कुछ मेरी देख रेख में हुआ। और जब ये हो गया उसके बाद में 1 आध 1.5 घंटा होता है और उसके बाद में जो सीनियर डॉक्टर है वो आती हैं और वो ये कहती हैं कि नहीं, हम पहले दवाइयाँ दे करके पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि वाकई में ज़रूरत है कि नहीं है ऑपरेशन की। और जब वो दवाइयाँ देती हैं तो उससे क्या होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये पहला केस। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला? हमको ये सीखने को मिला, और हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। हमें ये सीखने को मिला कि जो ग्रह चाहता था वो यही चाहता था, ग्रह, कि भाई हम इसको सिजेरियन ऑपरेशन करवाएं। तो हमने बड़े रूप में ना करके, उसकी बात मान करके छोटे रूप में हमने उसको ब्लेड से कट लगवा करके खून निकलवा दिया, और जिससे कि वो एक पूरा सर्जरी का माहौल हुआ, वो ऑपरेशन हुआ एक तरीके से। तो वहाँ पर वो काम सेट हो गया और फिर उसने बड़ा रूप नहीं दिया, बड़ा जो दिक्कत है वो कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं किया। ये एक हो गया। दूसरा, एक और मेरे पास में क्लाइंट आए और उन्होंने कहा कि फिर ये तो खैर मैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये आज से 5 से 6 साल पुरानी बातें हैं। फिर उसके बाद तो मैं इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस करता चला गया, और ये मैं नर्सरी वाली बातें बता रहा हूँ। अभी कॉलेज और पीएचडी तक की बातें, जो पीएचडी तक की बातें हैं वो सारी मैं धीमे धीमे करके अगली वीडियोज़ में बताऊँगा आपको। अब अगली बात पे आता हूँ कि एक और क्लाइंट मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, करीब 8-9 साल हो चुके हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और हम नेचुरल अपना खुद का मतलब ये बच्चा चाहते हैं। और सभी लोगों ने, जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने कहा भी है कि भाई योग भी है, इस तरीके से ये वो, तो ये मतलब कि होने का है बच्चा, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है पता नहीं है कि बच्चा हो नहीं रहा है, हम बड़े परेशान हैं इस तरीके से। मैंने उसकी कुंडली ली और खंगालनी शुरू करी। जब मैंने देखा तो मैंने डायरेक्टली उनसे कहा कि क्या आप किसी ऐसे बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डर या कुछ इस तरीके का काम करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बिल्डर हूँ और ज़मीन खरीदना, बेचना और बिल्डिंगें बनाना, इन्हीं सब चीज़ों का काम करता हूँ मैं। तो मैंने कहा क्या करेक्ट 8 या 9 साल से ही आप लगातार ये सब काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, और वहीं से ही हमारा शुरुआत हुई है। और फिर मैंने उनसे कहा कि फिर इसका मतलब है कि आपने बहुत पैसे भी बनाए होंगे और बहुत बिल्डिंगें और ज़मीन सब कुछ मतलब आपने खूब खरीदी होगी, ख़ास तौर पे आपने बिल्डिंगें अपने नाम पे करते चले गए होंगे। ऐसा हुआ है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने अपने नाम पर बहुत सारी और अपनी जो वाइफ़ है उनके नाम पर भी बहुत सारी बिल्डिंगें मैं खरीदता चला गया। फिर मैं बेचता भी रहता हूँ, लेकिन फिर भी उतनी नहीं बेचता, लेकिन जितनी मैंने मतलब कि जो ज़मीनें हैं खरीद के बेची हैं, लेकिन बिल्डिंगें जो है मैंने, ख़ास तौर पे जो बिल्डिंगें हैं वो मैंने खरीद के रखी हुई हैं, लेकिन जो प्लॉट्स हैं उनको खरीद के बेचता हूँ वो ज़्यादा चलता है मेरा।
तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने योग जो देखे तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया। मैंने कहा कि मैं चाहता तो मैं कोई और उपाय भी करवा सकता था, लेकिन मैंने ये फिर से एक्सपेरिमेंटल बेस पे इनको करवाया। मैंने कहा कि आप एक काम करिए कि जो आपकी जो ये बिल्डिंगें हैं उनमें से 4-5 बिल्डिंगें आप बेचिए। तो वो पहले तो तैयार नहीं हुए, उन्होंने बड़ा कि मन बोला कि यार पता नहीं ऐसा सही है नहीं है, ये है वो है, बहुत मन विचार विचार उनके चलते रहे, विचार विमर्श वो करते रहे। आखिरकार 2-4 दिनों के बाद में उनका फ़ोन आया कि भाई हम तैयार हैं करके। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसको बेचिए आप बिल्डिंगों को। जब उन्होंने बिल्डिंग बेचनी शुरू करी तो करीब 5 या 6 बिल्डिंगें उन्होंने बेच डाली अपना 6 या 7 महीने में। और उसके बाद में वो जो वाइफ थी वो भी प्रेग्नेंट हो गई। अब ये जो रिजल्ट आया पॉजिटिव, वो क्यों आया उसका भी कारण है, क्योंकि जो शनि उनको ये सारी चीज़ें दे रहा था, पैसा और बिल्डिंगें ये सब चीज़ें दे रहा था, वो ये तो दे रहा था लेकिन साथ में वो ये कह रहा था कि भाई मैं बच्चा नहीं होने दूंगा। तो इसीलिए हमने क्या करवाया कि जो शनि की एनर्जी को उसने अपने जीवन में इकट्ठी की थी बिल्डिंग के रूप में, उन बिल्डिंग्स को हमने बेचा तो वो शनि कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा। और जब वो कमजोर पड़ा तो वहां से वो ढील हुई और उसके बाद में फिर वो बच्चा प्रेगनेंसी वगैरह सब हुआ और फिर आगे मामला चला। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। और वैसे ही व्यक्तिगत जीवन में भी आप किसी भी चीज को अगर इस नजरिए से देखोगे तो आप उसको बदल सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं बचते, पैसा आता तो है लेकिन वो पैसा बचता नहीं है, वो सेव नहीं हो पाता है। तो आपने बड़ी होशियारी के साथ में ये समझ लिया कि भाई ग्रह बस इतना चाहता है कि आपके पास पैसे बचने नहीं दूंगा, मैं उसको खर्चा करवा दूंगा। वो मतलब आपको कंगाल रखना चाहता है और यही स्थिति बनी हुई है 5-6 साल 10 साल से ऐसी लगातार चल रही है। तो आपने बड़ी स्मार्टली क्या करना है कि आपने किसी एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाना है, उनसे ये पूछना है कि भाई मेरे अलावा में मेरे घर में क्या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे जो हैं उनकी कुंडलियों में क्या पैसा सेव करने का कोई ऐसा योग है उनके हिसाब से। अगर तो है तो फिर आप अपना पूरा पैसा जो आप सेव करना चाहते हो उसको उन अकाउंट्स में डाल दो या उनके पास रखवा दो, उनको बोलिए कि वो डील करें। तो अब क्या होगा कि आपके पैसे, आप देखोगे कि आपके पैसे फालतू खर्चा होने बंद हो जाएंगे। और ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये किया हुआ है चीज़ें। आप चाहें तो एक बात और है कि वो चाहता है कि भाई पैसे आप इकट्ठे अपने पास ना रखें, वो सेव करने देगा नहीं आपको जो ग्रह है। तो आप क्या करोगे, आप उसको एफडी में इन्वेस्ट कर दो या कुछ इस तरीके की पॉलिसीज आती है, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप मतलब अपने पास में जो लिक्विड कैश है या जो आप आपके अकाउंट में जो पैसा है आप उसको मत रखिए। और आप फिर देखिए कि आपका ये कैसे ठीक होता है नहीं होता। होएगा ही होएगा, क्योंकि उसके बाद तो न जाने कितने लोगों के ऊपर मैंने कितनी सारे ये एक्सपेरिमेंट्स किए और रिजल्ट 100% आते हैं, 100% आते ही हैं। तो मैं इस प्रकार से, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाग्य बदलता है नहीं बदलता, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, भाग्य बदलता है और इसी को हम कह सकते हैं कि भाग्य बदल रहा है। क्योंकि आप देखिए ना कि मतलब लंबे समय से जो चीज़ें चली आ रही है हम उसका जो निराकरण कर रहे हैं, उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं? ऐसे ही ले रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती। और मैं कोई भी पितृदोष, आपका ये काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, साढ़े साती, ये सब चीज़ें मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ। ग्रहों की सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज काम कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति ज्योतिष का महारथी है, उसको ज्योतिष का जो मतलब कि गूढ़ अध्ययन उसने किया हुआ है, वो बहुत ही डीप एनालिसिस करना जानता है ज्योतिष का, और वो महारथी है ज्योतिष का, तो वो भाग्य रूपी रथ को अपने हिसाब से कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, कहाँ लेके जाना है, वो भली भांति जानता है और वो कर सकता है बहुत आसानी के साथ में। लेकिन वो ऐसा ज्योतिषी होना चाहिए जो कि वो एक बाल की 100 खाल उधेड़ के रख दे, हर प्रश्न का उत्तर उसको ज्योतिष से लेना आता हो, तभी वो कर पाएगा। वरना अगर जो इतना डेप्थ में नहीं जा सकता है तो फिर वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है।
तो आप ये समझ गए होंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। मैं ग्रहों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जीज़ के रूप में देखता हूँ और वैसे ही वो काम भी वैसे ही कर रहे हैं। क्योंकि इतने सारे लोग काल सर्प दोष और इन सब में पैदा हुए हैं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी खराब नहीं चल रही होती और हर किसी की ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही होती। तो यही मेरा संदेश था। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, जो कन्फ्यूजन से वो क्लियर हुई होंगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव।